थोड़ा धीरे धीरे बतिया, थोड़ा धीरे धीरे बतिया ना तो काट दिया बतिया धीरे बाहर ही चली गई। हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? When any object is thrown into the space, when any object is thrown into the space and if it moves under the effect of gravity alone, क्या है? When any object is thrown into space and if it moves under the effect of gravity alone, यहां पर हम लोग को बात समझनी है कि ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन का क्या सेंस हुआ। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहां से फेंक दिया, फेंकने के बाद आफ्टर द थ्रोइंग अगर उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर कहीं एयर अफेक्ट नहीं कर रही है, वो केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट से अगर मूव करता है, ठीक है। जैसे आपने किसी चीज को फेंक दिया, अगर एक स्टोन को आपने फेंक दिया तो एक स्टोन ऐसे जाता है, ठीक है, और इजीली ऐसे आपने फेंका है तो क्या ऐसे ही मूवमेंट करता हुआ जाता नहीं, आप देखते हो धीरे 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 आकर के ये कहीं गिर जाता है। मीन्स क्या है, स्टोन को फेंक देने के बाद इसको आप फिर से गाइड नहीं करते हो, इसको आप फिर से गाइड नहीं कर रहे हो। अगर हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और ये फ्रीक्वेंट मोशन कर रहा है, तभी इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। जैसे काइट को उड़ाते हो तो काइट को आप गवर्न नीचे से करते रहते हो रस्सी से, क्या होता है? हमेशा बंधा रहता है, उसको आप गाइड करते हो, प्रोपेल करते रहते हो, तो वो मोशन हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। मीन्स क्या है, अगर किसी को फेंक दिया एक बार और वो अब अपने आप से मोशन करने लगा, केवल और केवल ग्रेविटी का इफेक्ट, मैंने कहा एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट कर दीजिए, मीन्स उसमें हवा का भी इफेक्ट ना आए, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये बार बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो इसकी ये ट्रेजेक्ट्री है एंड द पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, जो ये पाथ जिस रास्ते से गुजर रहा है, पाथ जो है उस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, जिस रास्ते से ये गुजर रहा है उस रास्ते का नाम दिया गया ट्रेजेक्ट्री। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंका गया, कहां से? ग्राउंड से। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हवा में ग्राउंड से फेंका गया तो उसकी ट्रेजेक्ट्री का शेप कैसा होगा? तो हमें यही निकालना है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द स्पेस फ्रॉम द ग्राउंड, क्वेश्चन है मेरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द स्पेस by making angle theta, by making angle
थीटा with the horizontal when any object is thrown into the space by making angle theta with the horizontal, prove that path of projectile is parabolic. Path of projectile is parabolic. अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक तो दिया स्पेस में, बट हाउ वी कैन से द ट्रेजेक्ट्री, उसकी ट्रेजेक्ट्री का शेप पैराबोलिक कैसे होगा? कहने का मतलब है पहले मुझे पैराबोलिक कंडीशन को समझना होगा कि जो हम कंडीशन यहां डेराइव करें, जो निकालें, तो हम निकालने के बाद कैसे समझे कि वो पैराबोलिक है। तो हम लोग एक जनरल सी बात ध्यान में रखें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का इक्वेशन निकला तब तो हम कहेंगे वो पैराबोलिक होगा, और इस टाइप का अगर इक्वेशन नहीं निकला तो पैराबोलिक नहीं होगा। चलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है ये हम लोग देखें कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह के सेटिस्फाइड करता y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस टाइप का अगर इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का इक्वेशन आता है, तब हम कहेंगे कि वो पैराबोलिक है। और यह पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। क्या है? पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है, हम लोग उसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन इस तरह से होगा, तो हम लोग एग्जैक्टली कह पाएंगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा है, पैराबोलिक है। जरा हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। ध्यान रहे ये इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन ध्यान रहेगा तभी हम बाद में कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन, जो इक्वेशन आएगा इसी फॉर्म का है, और अगर इसी फॉर्म का है तो वो पैराबोलिक होगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और बहुत ही अच्छे से समझिएगा, और हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक एक छोटी छोटी बातें क्लियरली समझ में आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये, कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हमारे होम एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैंने कहा ये हमारा मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, मींस अर्थ है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, थीटा एंगल बनाते हुए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लिया मैंने, क्या हुआ, थीटा एंगल बनाते हुए किसी को आपने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। किससे? विथ इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से हमने, ठीक है, क्या कर दिया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू द स्पेस, तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस by making angle theta with the horizontal, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे, अगर हमने u वेलोसिटी से किसी को फेंक दिया, तो जैसे ही, मैंने आपको बार बार कहा है, जैसे ही तिरछा कुछ हुआ वैसे ही इसके हम दो कंपोनेंट की बात करेंगे। तो यहां पर देखा जाए, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया। मींस इस कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे और इस कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। क्या सेंस हुआ? मींस अगर हम किसी को स्पेस में फेंकते हैं तो वो एक साथ दो दो डिस्टेंसेस कवर करता है। अगर हमने किसी को स्पेस में फेंका बाय मेकिंग एंगल थीटा, तो एक साथ वो दो दो डिस्टेंसेस कवर करता है। कौन कौन सी? एक तो लीनियर डिस्टेंस, मींस आगे भी बढ़ रहा है, और एक क्या हो रही है, वर्टिकल डिस्टेंस।
मीन्स हाइट भी कवर कर रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ आप देख रहे हैं कि आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो लीनियर डिस्टेंस के लिए जिम्मेदार फैक्टर यू एक्स कंपोनेंट होगा और हाइट के लिए जो है एसेंशियल फैक्टर यू वाई फैक्टर होगा। मींस हाइट यू वाई वेलोसिटी से कवर करेगा और लीनियर डिस्टेंस यू एक्स वेलोसिटी से कवर करेगा। अब यहां पर ध्यान में रखना है, बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट चीज हम बताने चल रहे हैं आपको, ध्यान में रखेंगे तभी आएगा, अदरवाइज इसमें कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो आप जानते हो कि यह ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि हर जगह, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा तो क्या इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगेगी? अरे बिल्कुल लगेगी, ग्रेविटी लगेगी और ग्रेविटी चाहेगी कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले आए। मींस एक फोर्स लगेगा mg, उसका वेट नीचे के लिए, लेकिन आपने क्या लगा रखा है? एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रखा है, ऊपर जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच में कुछ एंगल है। तो आप श्योरली जानते हो कि जब किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं तो निश्चित तौर से ये कहां मूव करेगा? ना तो इस तरफ जाएगा ना तो इस तरफ जाएगा, ये कहां जाएगा? निश्चित तौर से क्या होगा? रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। जो ज्यादा होगा, मींस अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो ये इसी की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके फोर्स को नेग्लेक्ट कर सके। जब तक इसका फोर्स नेग्लेक्ट होता है तब तक उसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप जानते हो एज इट अप्रोचेज, जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। तो वेलोसिटी क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि लगातार ये जो आपका वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और इसको कम करने का एफर्ट कर रहा है। और आपको यही ध्यान मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट आए और बाकी के सारे इफेक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? एक्चुअली आप ध्यान देंगे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता हुआ ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अपने पाथ को चेंज कर देगा और इसका जो ट्रेजेक्टरी दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा। कैसे? हम लोग उसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। ट्रेजेक्टरी ऐसे कैसे दिखेगी? चलो भाई, यहां से यहां तक हुआ, इधर जा रहा था, अब देखो ऐसे जाने लगा। अगर हम लोग यहां पर बात करते तो अगेन यहां पर ये हो गया, ऐसे इधर जाता तो देखिए ये वेलोसिटी थी, ऐसे न जा करके वो ऐसे जाने लगा। अब यहां एग्जैक्टली एकदम अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर कहने का मतलब धीरे 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 जाते जाते एक समय ऐसा भी आया कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रुक गया। और रुक गया तो उस समय ये वाला कंपोनेंट, देखिए ये वाला कंपोनेंट इधर वाला आगे तो बढ़ा रहा है, ठीक है। ऊपर ले जाने वाला जो कंपोनेंट था, मींस यहां ऊपर ले जाने का कंपोनेंट कौन था? यू वाई कंपोनेंट इस समय क्या हो गया? जीरो हो गया। यू आई कंपोनेंट इस समय क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन स्टिल अभी भी यू एक्स कंपोनेंट क्या कर रहा है? आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। फिर क्या होगा? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कोई क्या करता है? अपने उसको रिपीट करने का प्रयास करता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया वो अपने उसको चेंज करने का अपोज करता है। तो ये क्या हुआ? आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा, देखो यहां आप देखिए ये mg कंपोनेंट नीचे की तरफ काम कर रहा है और ये देखिए ऐसे हो गया, देख रहे हैं। तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे बेटा, एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, यहां पर आपने बात किया कि एक कंपोनेंट इधर काम किया, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर काम किया। आप देख रहे हो, अगर हम लोग ध्यान दें, लगातार ध्यान दें तो यूएक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। यहां देखिए ये यूएक्स की डायरेक्शन हो गई, मतलब ये कंपोनेंट यूएक्स
यहां पर भी, यहां पर अगर हम बात कर ले, देखो फिर से ये हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट यूएक्स। व्हाट यू विल ऑब्जर्व देयर, आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर अभी हम सारा फोकस कराएंगे। आप ये देख रहे हो कि यहां पहले आपने जब थ्रो किया एट इनिशियल स्टेज, यूएक्स की डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ हुई, इस जगह पर पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर मान लो बी पॉइंट पर, यहां पर भी आप डायरेक्शन देख रहे हो, नो चेंज। यहां पर भी आप एट मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर आप देख रहे हो यू एक्स कंपोनेंट नहीं बदला। इस पॉइंट पर भी देखा यू एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप लेकिन देख रहे हो कि यू वाई कंपोनेंट एक समय ऐसा था, ठीक है, यू वाई कंपोनेंट इनिशियल में ऊपर की तरफ था, इस समय यू वाई कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इस समय यू वाई कंपोनेंट क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। इस समय यू वाई कंपोनेंट अगेन नीचे, मींस एक बार आप देख रहे हो कि यू वाई कंपोनेंट ऊपर ऊपर था और फिर जीरो हो गया, ठीक है, फिर नीचे आने लगा। आप ध्यान दे रहे हो कि यू एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, बट यू वाई कंपोनेंट ग्रेजुअली अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। यू एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन यू वाई कंपोनेंट कंटिन्यूअसली चेंजेज इट्स डायरेक्शन, वो लगातार अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। इसका सेंस आप समझेंगे, इसका सेंस आप समझेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। कहने का मतलब है कि अगर जो कंपोनेंट जिसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, और जिस कंपोनेंट की वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है उसमें एक्सेलरेशन होगा। मींस क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट लगातार क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, ठीक है। यहां से मैंने कहा थ्रो किया, तो दिस इज द यू एक्स कंपोनेंट, ये क्या हुआ यू वाई कंपोनेंट। इस जगह पर हमने अब बार बार फिगर दूसरा, अब थोड़ा साफ सुथरा फिगर, इस जगह पर मींस ये कौन सी जगह है, ये मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट है। ये कौन सा प्लेस है, मैक्सिमम हाइट। तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट यू वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां यू एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और इज इट क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर यू एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, मीन जब वो अर्थ पर पहुंच जाएगा, अर्थ पर पहुंच जाएगा यू एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। इतनी बात को अब ध्यान समझिए, ठीक है। हम लोग इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि यू एक्स कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, बट यू वाई कंपोनेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली। क्या है, यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया, यू वेलोसिटी से, ठीक है, यू वेलोसिटी से फेंका गया। तो चलिए यू एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस थीटा। तो बेस कितना है, यू एक्स है, बेस कितना है, यू एक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना है, यू है, इक्वल टू कॉस थीटा। अरे भाई ऐसे हम खींच ले, चलो इस जगह पर ही चाहते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए कि ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई यू की, ये वैल्यू हो गई यू एक्स की, और ये वैल्यू हो गई यू वाई की। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा हो गया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे यात्रा के दौरान, ठीक है, पूरे के पूरे मोशन के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब जरा देखें यू वाई कंपोनेंट के बारे में, तो यू वाई अपॉन यू दैट इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, एंड यू वाई कंपोनेंट कितने के बराबर हो गया, यू साइन थीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। मैंने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये दो रास्ते कवर कर रहा है, एक तो हाइट वर्टिकल डिस्टेंस एंड दूसरी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि टी समय में कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए हॉरिजॉन्टल
distance covered by the horizontal distance covered by the projectile in time t, तो भाई देखो सिंपल क्या होता है, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। अरे भाई इससे सरल, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू, हमने मान लिया डिस्टेंस को x, ठीक है, और स्पीड कौन सी, ये स्पीड है ux, और टाइम कितना लगा t, मान लिया मैंने टाइम t लगा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आप जरा देखिए ux की प्लेस पर यू कैन राइट u cos थीटा, तो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू टाइम t। समझ में आ गया, ये बात क्लियर हुई। अरे भाई ux की प्लेस पर u cos थीटा, यू कैन इजीली राइट इट, आपने लिख लिया। अब अगर हम निकालने कितना टाइम लगा, टाइम क्या हो जाएगा, x ओवर u cos थीटा, ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। कितना टाइम लगा, x t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। अब जरा देखें वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना वर्टिकल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t, और दूसरी एज वेल एज हम लोग क्या लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस इधर को हमको मान रहे हैं क्या है, y, कौन सी डिस्टेंस है, y। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी काम करता है तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, क्या, h बराबर ut, तो ut माने ut माइनस, जब ऊपर की तरफ जाता है तो क्या होता है, माइनस लग जाता है हाफ gt स्क्वायर, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, वर्टिकल कंपोनेंट की, तो uy इंटू टी, जैसे यहाँ लीनियर डिस्टेंस कवर करने के लिए ux इंटू टी लिखा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए uy लिखा, और h की जगह हम लोग यहाँ मान के आ रहे हैं y, तो ठीक है, y इज इक्वल टू, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस t की जगह पर ये वैल्यू रख दिया जाए एट द प्लेस ऑफ t, राइट हियर, ये आपका जो t बराबर निकाला है इसको रख के देखें, रखते हैं, चलिए ठीक है, y इज इक्वल्स टू uy एट द प्लेस ऑफ uy, यू कैन राइट हियर u sin थीटा इनटू t, एट द प्लेस ऑफ t, यू में राइट हियर x अपॉन u cos थीटा माइनस, ठीक है, माइनस, अब क्या लिखना है, हाफ gt स्क्वायर, है ना, हाफ gt स्क्वायर 1 अपॉन 2 g, तो मैं g अपॉन 2 t स्क्वायर की जगह तो यहां हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अरे भाई केवल हमने एट द प्लेस ऑफ t ये वैल्यू रख दी, ठीक है, तो जरा देखिए इसको सॉल्व कर ले हम लोग। y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, u से u कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा कह देंगे, तो यहां हो गया tan थीटा इंटू x माइनस, देखिए माइनस, यहां देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर लिख दे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, g बाई 2u, इसको देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, 2 बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हो गया। अब जरा देखो इस इक्वेशन के नेचर को देखिए भाई, जैसा आपको मैंने बताया था, तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा किस फॉर्म का है, ये इक्वेशन जरा देखो किस फॉर्म का है उसको हम लोग ध्यान दें। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म है कि नहीं है, जरा देखिए क्या है, दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, अरे भाई a के प्लेस पर tan थीटा इंटू x, b के प्लेस पर ये g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, तो यहां पर ये इक्वेशन इस फॉर्म का है, हम लोग इसीलिए कह सकते हैं सो द पाथ
ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, इज पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, पैराबोलिक। कैसे, हमने बताया पहले ही स्टार्ट करने से पहले बताया कि पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, और ये इक्वेशन भी उसी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है ये जो ट्रेजेक्ट्री होगा इसका नेचर भी पैराबोलिक होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, पैराबोलिक होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम लोगों को ध्यान क्या देना है और क्या क्या चीजें निकालनी है। अरे भाई ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितनी देर तक हवा में रहा और कितनी दूर जाकर के गिरेगा, ये हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। मुझे विश्वास है ये आपको बहुत अच्छे से थॉरोली समझ में आया होगा। अरे भाई अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितनी देर तक हवा में रहा और कितनी वर्टिकल हाइट को कवर किया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए यहां इसको निकालने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। अरे पहले एक बात क्लियर कर लो, यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है। ये बात एकदम कंफर्म रखो, जितना टाइम 0 से मींस अर्थ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा है, ठीक उतना ही टाइम नीचे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगेगा। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहले हम इसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय निकाल लें, और जरा देखो ऊपर जाने में, ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूले जानते हैं, vy इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू क्या जानते हैं, u माइनस gt, v इज इक्वल टू u माइनस gt। अब यहां देखिए मैक्सिमम यहां देखो, यहां मैक्सिमम हाइट पर, यहां पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी vy एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट तो तभी होगी जब वो क्या हो गया, मैक्सिमम तक जाके रुक गया। मैक्सिमम हाइट पर vy की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये बात क्लियर कर लो। uy की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, uy इज इक्वल टू gt हो जाएगा। और हमको टाइम निकालना है, कौन सा टाइम, अभी मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगा समय, तो टी बराबर यू वाई अपान क्या हो गया, जी हो गया। और आप कह रहे हो टी की वैल्यू, अपने पता है यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा अपान क्या हो गया, जे हो गया। ये समय तो मैक्सिमम हाइट को कवर करने में लगा, और आप कह रहे हो टोटल टाइम क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट में टोटल टाइम। अरे तो टोटल टाइम जितना जाने में लगा उतना आने में भी लगा, 2 इंटू स्मॉल टी कर दीजिए, तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊपर जाने में कितना समय लगा, आपने कहा u साइन थीटा अपान जी, तो टोटल टाइम ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपान जी लगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह मैक्सिमम हाइट मींस हाइट, या इसको हम लोग वर्टिकल रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल रेंज। अगर कोई हाइट के जगह पर वर्टिकल रेंज कह दे तो भी हम वही चीज समझेंगे। चलिए हाइट निकालने के लिए अब फिर से वही एक हमें बहुत बड़ा क्लू मिला है। क्या बहुत बड़ा क्लू, कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो भाई फिर वही vy बराबर uy माइनस, ठीक है, क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट को हम एच लिख रहे हैं, ठीक है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, फॉर्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अब यहाँ ये पता है क्या पता है, vy बराबर क्या हो गया 0,
तो इसका मतलब हो गया यू वाई स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू 2gh। अरे भाई ये 0 हो जाएगा तो इसको इधर ले आ लो by, ठीक है। अब हमें h निकालना, अरे बिल्कुल आसान हो गया, यू वाई स्क्वायर अपान 2g। कोई डाउट? अरे कुछ नहीं, यू वाई की वैल्यू पता है, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला यू वाई क्या है, तो वैल्यू पुट कर दो भैया। तो यू की वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा और अपान 2g हो गया और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो गई, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इज इट क्लियर? समझ में आ गया। अब हाइट मैक्सिमम किस एंगल पर होगी, यहां देखो एंगल की वैल्यू, एंगल जिस एंगल पर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, अरे भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर मैक्सिमम हाइट ही आपको करवाना है, मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को अपनी मैक्सिमम हाइट तक भेजना है, तो 90 डिग्री के एंगल पर थ्रो कर दीजिए, वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट तक चला जाएगा। समझ में आया? चलिए अब इसको हम लोग ध्यान देते हैं। एक और हाइट हो गई, ठीक है, वर्टिकल हाइट हो गई, मींस वर्टिकल रेंज हो गई। और तीसरी चीज हम लोग ध्यान दे लें, कौन सी तीसरी चीज हम लोग ध्यान देने चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, या सीधे सीधे कुछ लोग कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं भैया? रेंज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार यह क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए हम लोग को ध्यान देना है। रेंज देखो, अब ये रेंज, ये डिस्टेंस हमारी ट्रेवल करेगा। इज इट क्लियर? अरे भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अब यहीं पर समझना है। तो भाई ये तो सीधा सीधा वही फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। चलिए भाई ठीक है, या हम लोग ऐसे इसको लिखे, समझे, इसको समझे क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला यस बराबर यू टी। तो यहां कौन सा कंपोनेंट स्पीड का, यक्स, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? बट यहीं पर इसका ही सारा खेला है, एक्सेलरेशन का सारा खेला है। और इसी के लिए मैं बार बार आपको एफर्ट ये करवा रहा था कि देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लगातार उसकी डायरेक्शन बनी हुई है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे भाई जिसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो लीनियर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो यहां लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। यहां हाइट भी चेंज हो रही थी, हाइट के चेंज होने से जो वर्टिकल एक्सेलरेशन था वो चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये आपको मैंने बार बार यहां समझाया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर रखिएगा। इसका मतलब है ये फॉर्मूला मेरा ऐसा हो गया, यस बराबर यू एक्स इंटू टी, और इस यक्स को हम लोग यहाँ रेंज आर से डिनोट कर रहे हैं। किससे? आर से, ठीक है। तो ये टी टोटल टाइम है, ये कौन सा टाइम है, टोटल टाइम है। तो यू एक्स माने यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम क्या होगा, 2u साइन थीटा अपान जी। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अरे चलो भाई समझ में आ गई तो इसको देखो, 2 ऐसे लिखते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आप जानते हो बेटा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, यहां पर हम लोग जानते क्या है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया?
अब ये हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब होगी? अभी आपको बताया कि वर्टिकल रेंज के मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 होना चाहिए, लेकिन हमारा हॉरिजेंटल रेंज के साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम साइन 90 पर होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर ध्यान दे लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और अगर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 हो गया तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। मींस अगर हम चाहते हैं कि हमारी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग जंप करने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम एफर्ट अपना करते हैं कि हम जो जंप करें वो 45 डिग्री पर करें। किस पर? 45 डिग्री पर करेंगे। तो जब हम 45 डिग्री पर करेंगे तो हम मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी का हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही आपके सामने आएंगे। ये वीडियो काफी लेट हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और कोशिश करूंगा कि अब कोई भी वीडियो बहुत डिले नहीं होगा। हमें लगता है कि आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। सो थैंक यू, प्लीज वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।